नमस्कार मित्रों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगिस्तान, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो रेगिस्तान के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। पहला सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यहाँ का जीवन तो समझिए जीना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ समझिए कि तापमान इतना ज़्यादा और कम। रात में 0 डिग्री सेल्सियस जो हिमांक बिंदु पे पहुँचता है, और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कैसे यहाँ के लोग जीवन यापन करते होंगे, इन्हीं चीज़ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है, हमारे देश का ही रेगिस्तान है, जिसको हम लद्दाख कहते हैं। हाँ, वही लद्दाख जो समझिए हमेशा चर्चा में रहता है। चीन और भारत के बीच में विवाद का विषय भी है, और इसके आसपास हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो आइए इन्हीं सब के आधार पर अभी हम इस टॉपिक को समझने देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं सहारा। तो अफ्रीका महादेश के 11 देशों में फैला है। अब देखिए, अफ्रीका कंटिनेंट है, और ये अफ्रीका कंटिनेंट के जो ये रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, लाल वाला भाग, ये लाल वाला भाग ऐसे करके जो है ना ये फैला हुआ है सहारा। अब ये 11 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका के 11 देश, और इसका जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया को ये कवर करता है। 8.54 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करता है। समझिए कि भारत के तुलना में सिर्फ ये रेगिस्तान कितना बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब इस रेगिस्तान से कर्क रेखा गुजरता है। ये देखिए कर्क रेखा है, और आपको बताया था कि कर्क रेखा हमारे देश से भी गुजरता है, भारत से भी। और कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यह तीनों रेखा अफ्रीका कंटिनेंट से गुजरता है। तो ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया जो है ना विषुवत रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है। ये चलिए आपको मैंने बता दिया था पिछले से पिछले वीडियो में। अब देखिए यहाँ की जलवायु, क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट इतना जो है ना बेकार कह सकते हैं आप इसे। इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा ठंडी कि बर्दाश्त से मतलब बाहर है। अब आपको बता दूं, आप कभी कभी दिल्ली के आसपास या कहीं कहीं देखते हैं काला काला लंबे लंबे लोग को घूमते हुए, जो एकदम बॉडी बिल्डर होते हैं। वे लोग इन्हीं जो है ना रेगिस्तान या अफ्रीका के देशों से होते हैं। अब बताइए, इतनी गर्मी और इतनी सर्दी, और इन लोगों का स्टेमिना या इन लोगों की जो बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मौसम के हिसाब से हमारा बॉडी अपने आप को तैयार कर लेता है लड़ने के लिए। तो यहाँ के लोग समझिए कि ऐसे परिस्थिति में रह रहे होंगे, तो इनकी बॉडी की स्टेमिना कितना ज़्यादा या प्रतिरोधक क्षमता कितना बढ़िया हो जाता होगा। अब देखते होंगे, यहाँ मैं तो देखता हूँ दिल्ली के आसपास ही ये लोग गर्मी में भी मोटे मोटे जैकेट पहन के घूमते रहते हैं। आश्चर्य की बात है कि समझिए इतनी गर्मी में भी मोटे मोटे जैकेट कैसे पहन के घूमते हैं। तो ये कारण है। आप जानते हैं कि ये अफ्रीका में रहने वाले लोग या जो रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा आप देखिएगा लंबे लंबे और मोटे मोटे कपड़े डाल करके घूमते हैं। अब समझिए वहाँ बचपन से लेकर के 25 साल 30 साल तक वो इसी तरह से मोटे मोटे कपड़े पहनते होंगे, तो दूसरे जगह जाने के बाद भी इनकी आदत वही रही होगी। तो अब देखिए यहाँ कि दिन का जो तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस। समझिए दिल्ली में या हमारे देश में 48-49 जब पहुँच जाता है तो लोगों का जीना जो है ना मुश्किल हो जाता है। लोग हाँफने लगते हैं अब डॉग की तरह। और समझिए कि यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो देखिए कि रात में 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। अब 0 डिग्री से नीचे चला जाना, समझिए जो है ना बर्फ जमने वाली स्थिति। अब उसमें जो है ना, एक तो दिन में लोग जो है ना गर्मी के मारे जो 50 डिग्री सेल्सियस है, और रात में ये 0 डिग्री पे चला जाता होगा। लोग कैसे एडजस्ट करता होगा? समझिए दिन में 50, रात में 0, बहुत मुश्किल है यहाँ का जीवन यापन। उसके बाद बता दूं आपको, नीचे चलिए, कि सहारा के अल अजीजिया में वर्ष 1977 में 1977 में यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया था आपको 57.7 डिग्री सेल्सियस। समझिए 57.5 डिग्री सेल्सियस। समझिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है। तब तो हम इतने जो है ना गर्मी महसूस करते हैं। या हमारे देश में जब 45-44 जाता है टेम्परेचर, तो हम तो इतने परेशान हो जाते हैं, कूलर पंखा एसी लगता है कहाँ जाकर के छिप जाए। अब समझिए 57 डिग्री सेल्सियस गया होगा। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ के घास वास, एक तो घास वास होता नहीं है,
या यदि होता तो जल गया रहता, बिल्कुल आग लग गई रहती वहां पे। समझिए कितना मुश्किल है। अब आगे देखिए, यहां पर कैक्टस, खजूर, एकेसिया उगते हैं। तो ये सब जितने भी है कैक्टस, खजूर, एकेसिया, इस तरह के पौधे या इस तरह के पेड़ क्यों उगते हैं यहाँ? क्योंकि आप जानते हैं कि कैक्टस तो पत्ते होते ही नहीं है, कैक्टस में जो है ना कांटा कांटा होता है, पूरा तना ही होता है, तो पत्ते नहीं है। इसी के कारण ये जो है ना यहाँ उग पाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्ता जब होगा तो वाष्पीकरण बहुत तेजी के साथ होगा, इवेपोरेशन, तो पानी जो ज़्यादा लॉस होगा। अब खजूर देखिए पत्ता है भी, लेकिन इसका पत्ता कैसा है? बिल्कुल जो है ना पतला पतला पत्ता। तो पतले पतले पत्ते और मोटे पतले होते हैं। एक तो लंबे लंबे इसके पत्ते होते हैं और पतले जैसे ऐसे पत्ते होते हैं एकदम, और मोटे भी होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन नहीं हो पाता। एकेसिया भी इसी तरह के कुछ पौधे हैं जिसमें मतलब यहां समझिए ऐसे कि यहां जो भी पौधे होंगे ये चाहेंगे कि उनका पानी कम से कम जो है ना लॉस हो। क्यों? क्योंकि यहां पानी की तो बिल्कुल कमी होती है। अब यहां पर जलवायु विषम होने के कारण जीवन कठिन है। जी बताया था आपको कि इतने टेम्परेचर कम और टेम्परेचर इतना ज्यादा, तो हम तो समझिए कि हमारे देश में क्या होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूं कि यहाँ दिन के टेम्परेचर जो है ना गर्मी में चला जाता है 45-44, और रात में कितना जाता होगा 30-25 के आसपास। तो 10 डिग्री तो चलिए तापांतर चलता है, टेम्परेचर डिफरेंस कि 40 से आपको हो गया 30, लेकिन ये नहीं पता चलता है। यहाँ समझिए कि एक ही बार जो दिन में 50 और रात में 0, धराम से मतलब टेम्परेचर का गिर जाना। समझिए लोग कैसे एडजस्ट करते होंगे। इसीलिए तो ये लोग काले काले, इनके चमड़े काफी मोटे हो जाते हैं, ये यहाँ के गर्मी से झुलस झुलस करके। यहाँ के लोग धूल, आंधी और गर्म हवा से बचने के लिए मोटे वस्त्र पहनते हैं। तो ये चीज थोड़ा आइए, हाँ, तो यहाँ के लोग जो होते हैं मोटे मोटे, बताया था ना कि मोटे मोटे वस्त्र पहनते हैं बिल्कुल बॉडी को ढक करके, क्योंकि बॉडी को नहीं ढकेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा पसीना निकलेंगे, स्वेटिंग होगा और बॉडी समझिए कि जलने जैसा हो जाता है। इसीलिए क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ दिन भर जो है ना गर्म हवाएं चलती रहती है, क्योंकि बालू ही बालू है, और बालू गर्म हो जाने के बाद ऊपर से जब हवाएं गुजरती है तो वो भी वहां से एकदम गर्मी जो है ना उठा करके एकदम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे लगेगा एकदम बॉडी जल रहा है। जिसके कारण यहाँ ये लोग इतने मोटे मोटे वस्त्र पहन लेते हैं कि इनको वहां की गर्म हवा असर ही नहीं करता। तो अफ्रीका के बारे में, सहारा के बारे में यही बताना था। अफ्रीका में है, 11 देशों से घिरा हुआ है, और ये सहारा से कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री, रात में जो है ना 0 डिग्री, और यहाँ कैक्टस, खजूर जैसे पेड़ पौधे उगते हैं। अब आइए, अब जो हमारे देश में है लद्दाख, उसके बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे भी हम जिस देश में रहते हैं, और समझिए लद्दाख तो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, वो छोटा चीन के चक्कर में हमेशा। और चीन और जो है ना इधर से समझिए कि इस साइड से पाकिस्तान और इस साइड से जो है ना चीन, दोनों हमारा दुश्मन है, और दोनों मिलकर के जो है ना चाहता रहता है कि हमसे लड़े। ये तो चलिए कि जो है ना वैसे परेशान है हमसे, और ये चीन का सहारा लेकर के पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सहारा लेकर के चीन हमेशा देश को परेशान करता रहा। चलिए खैर इस बातों को छोड़िए, अब चलते हैं हम लद्दाख को समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित है। अब ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर यहाँ है, यहाँ पर, और इसके पूरब में हम जानते हैं कि जब मैप हमारे सामने में होता है तो हमारा जो राइट हैंड होता है पूरब की तरफ। अब समझिए कि ये मैप है, अब ये जो हमारा राइट हैंड इधर होगा, तब जहाँ राइट हैंड इधर होगा तो ये क्या है कि जम्मू कश्मीर यहाँ है, तो इसके पूरब में जो है ना ये वाला क्षेत्र है, ये जो देखते हैं ब्लू ब्लू में, तो यही जो है लद्दाख है, और ये जो है ठंडा मरुस्थल है। अब इसके उत्तर में कराकोरम एवं दक्षिण में जास्कर है। जी, इसका जो उत्तर वाला भाग है, ये समझिए यहां से ये जो उत्तर वाला भाग है ये कराकोरम है, इसके इस एरिया में कराकोरम है, और नीचे वाले भाग से जास्कर श्रेणी गुजरता है। तो ऊपर वाला भाग में पेपर में आता है, ये ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के ऊपर में कौन सा पर्वत श्रेणी है,
तो कराकोरम है और नीचे में कौन है, जास्कर है। लद्दाख से बहुत सी नदियां बहती है जिसमें सिंधु प्रमुख नदी है। तो ये देखिए, ये जो लद्दाख है यहां से बहुत सारी नदियां, एक तो सिंधु मेन नदी हो गई और सिंधु के बहुत सारे सहायक दायां बायां दोनों तरफ से जो है ना बहुत सारे सहायक नदियां गुजरती है। तो इसमें मेन सिंधु है। सिंधु देखिए यहां से तिब्बत से उत्पन्न होता है, सिंधु नदी तिब्बत से उत्पन्न होकर के ये यहां ऊपर लद्दाख होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जहां पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है, चिल्लास। आप समझिए सिंधु नदी भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लाते हुए। वो तो देसी ऐसा है कि वहां जो जाते हो चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ले वाला देसी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर में कराकोरम और दक्षिण में ये लद्दाख, ये भी हो गया आपको सिंधु। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में जो एक द्रास है, पृथ्वी में बहुत सारे ठंडे स्थान है जिसमें एक द्रास भी है जो यहीं लद्दाख में स्थित है। यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर कम होता है जिसके कारण द्रास जो है ना बहुत ठंडा जगह है। और यहाँ पे बता दूं आपको कि बारिश बहुत कम होती है। यही देखिए आसपास में इस साइड में बहुत बारिश होती है, चीन वाला पार्ट में बहुत, मतलब या ये जम्मू कश्मीर वाले साइड में भी बहुत बारिश होती है, लेकिन समझिए इतनी ही दूरी पर यहाँ पे कम बारिश होती है। तो यहाँ पे कम बारिश होने का कारण है, अब समझिए कि इधर से हवा चली, ये जो, अब बताओ कि आप इसको मैप को सीधा खींचेंगे तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर। अरब सागर से हवा चलती भी है या इधर से भी लौटती हुई मानसून आती है तो पानी लेकर के तो आती है हवाएं, लेकिन यहां बता दूं आपको कि हिमालय रेंज है, बताया था ना यहां कि इधर कौन सा है, बताया था आपको, उत्तर में कराकोरम और दक्षिण में जास्कर। तो यहां बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो हवा जब पानी लेकर के जाती है तो पहाड़ से ऊपर उठ जाती है। अब समझिए यहां ये थोड़ा सा ये पहाड़ है और यहां से हवा गुजरी पानी लेकर के और हवा ऐसे ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठ गई, यहां तो ठंडा करके पूरे पानी यहीं उड़ेल दी, बारिश करवा दी जम करके, लेकिन अब यहां जैसे हवा आई तो इसके पास कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल जितना भी इसके पास पानी था यहीं जो है ना लुटा दिया इसी एरिया में, यहाँ ये खाली खाली पहुंचता है। इसीलिए लद्दाख में जो बारिश समझिए कि 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर बहुत ही कम होता है किसी जगह के लिए, समझिए। जबकि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो गारो खासी जंदिया वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये क्षेत्र, बताया था ना आपको कि ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था आपको मानिसराम। अब समझिए वहां 1000 सेंटीमीटर जो है ना बारिश होती है पर ईयर, मतलब औसतन बारिश एवरेज, और समझिए यहाँ जो है ना 10, कितना कम है। तो यही वृष्टि छाया में पड़ता है, इसके कारण इतना कम बारिश होती है। उसके बारे में आप आगे बढ़िए। यहाँ पर सेब अखरोट की खेती की जाती है। यहाँ पर सेब अखरोट की बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे, यहाँ जाइएगा तो सेब अखरोट खाते रहिए आराम से, क्योंकि सेब अखरोट यहाँ बहुत सस्ते होते हैं। और हमारे जो इधर भी मेन जो दिल्ली या वगैरह जो भी क्षेत्र में आते हैं यहीं से अखरोट वगैरह आते हैं। यहाँ पर मुख्यतः बौद्ध और मुसलमान संप्रदाय रहते हैं। तो ये जो लद्दाख वाला एरिया है ये या तो मुस्लिम या तो बौद्ध, मुख्य रूप से है, तो और भी जो है ना संप्रदाय यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से बौद्ध और मुसलमान है। यहाँ जाएंगे आपको तो पुराने पुराने जो है ना बौद्ध स्तूप या जो है ना बौद्ध मठ यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये एरिया हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं ये सीमावर्ती इलाका है, इसीलिए हमारा जो सेना वगैरह है इस पे हमेशा तैनात रहता है और अपना जी जान बिल्कुल गंवाने के लिए तैयार रहते हैं इस एरिया को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से यही 2 टॉपिक कवर करना था जो काफी महत्वपूर्ण था। इन दोनों टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो 1-2 बार जो है ना रिप्ले करके देख लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।